नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी तीसरा बेटा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तीसरा बेटा। पत्र पढ़ते ही प्रतिक्षण उसका पारा बढ़ता जा रहा था। पत्र समाप्त करते ही वह फट पड़ी। वाह, अच्छा न्याय है। दूध मलाई खाओ तुम, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ो तुम, डॉक्टर इंजीनियर बनो तुम, विलायत की सैर करो तुम, और बूढ़ी माँ को संभालूं मैं। बेवकूफ़ समझ रखा है। और इस बमबारी के बाद छाया ने विदेशी मुहर लगा वह लिफाफा डस्टबिन में उछाल दिया। पेपर पढ़ते हुए प्रमोद ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर से अखबार में नज़रें गड़ा दी। वे जानते हैं इस समय कुछ भी पूछना आग में घी डालना है। इससे अच्छा कुछ देर चुपचाप प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर बाद वह खुद ही सब कुछ उगल देगी। और वही हुआ। 5-10 मिनट बाद ही छाया उनके पास आकर बैठी। उनके हाथ से अखबार छीनते हुए बोली, सुनो जी, हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि पैसे देकर हमसे कोई कुछ भी करा लेगा? तुमसे कौन क्या करवा रहा है? छाया ने डस्टबिन से लिफाफा उठाकर पति के हाथों में थमा दिया। खोलकर देखा, काफ़ी लंबी चिट्ठी थी। टेलीफोन के इस युग में इतनी लंबी चिट्ठी? उन्हें आश्चर्य हुआ। वे तो शायद असीम की लिखावट ही पहली बार देख रहे थे। लिखा था, दीदी, मन बहुत कड़ा करके यह पत्र लिख रहा हूँ। इधर 2-3 महीनों से अमित मेरे पीछे पड़ा है। पत्र में, फ़ोन पर, ईमेल से बराबर एक ही बात लिखता है कि मैं माँ को अपने पास बुला लूँ। वह कहता है कि माँ उसकी अकेले की नहीं है। फिर वह इस जिम्मेदारी को अकेले ही क्यों झेले? कब तक झेले? वह कहता है कि माँ के कारण उसकी प्रगति रुक गई है। वह एक जगह बंद कर रह गया है। इतने अच्छे अच्छे अवसर हाथ से निकले जा रहे हैं और वह जहाँ का तहाँ बना हुआ है। जब तक माँ का कोई प्रबंध नहीं हो जाता, वह देश तो क्या, शहर छोड़कर भी नहीं जा सकता। यह अन्याय वह कब तक सहेगा? अगर माँ सबकी है तो वह अकेला ही क्यों भुगतेगा? अब तो उसने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मैंने माँ को ले जाने का कोई प्रबंध नहीं किया तो मजबूरन उन्हें ओल्ड होम में रखना पड़ेगा। दीदी, तुम तो जानती हो माँ का यहाँ आना इतना सरल है। पासपोर्ट, वीज़ा, 100 फॉर्मेलिटीज़ हैं। ग्रीन कार्ड के लिए तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि क्या बताऊँ। सारे गोरख धंधे करके उन्हें यहाँ ले भी आऊँ तो क्या वे यहाँ खुश रह पाएंगी? अमित की देसी बहू से ही उनकी पटरी नहीं बैठी तो यहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भाषा का सवाल है, संस्कारों का अंतर है। इस उम्र में वे क्या क्या समझौते करेंगी? अपनी जड़ों से काट कर उन्हें ले आऊं और वे खुश ना रहें तो क्या मतलब है? दीदी, तुमने शुरू से इस घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाया है। इस समय भी तुम ही याद आ रही हो। क्या माँ को रख सकोगी? मैं तुम पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दूंगा। अमित के यहाँ भी पैसे भेजता रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ कुछ ज़्यादा भेज दूंगा। पर प्लीज़ मेरी इतनी बात रख लो। 2 बेटों के होते हुए माँ बुढ़ापे में वनवास भोगेंगी तो बहुत शर्म की बात होगी। हमें इस शर्म से बचा लो प्लीज़। असीम। असीम ने पत्र बहुत ही आत्मीयता से लिखा था। हर वाक्य में उसकी व्यथा छलकी पड़ रही थी। हर शब्द में उसकी मजबूरी झलक रही थी और छाया उसकी हर बात पर उबल रही थी। 2-3 दिन बाद प्रमोद बाहर से लौटे तो उन्होंने एक कोरा एरोग्राम छाया को पकड़ा दिया। ये किस लिए? असीम को पत्र नहीं लिखना है? नहीं, कोई बात नहीं, फ़ोन कर लेना। पत्र वैसे भी आजकल कौन लिखता है। जी नहीं, मैं फ़ोन भी नहीं करूँगी। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। छाया के तेवर देखकर प्रमोद चुप रह गए। वे जानते थे कि छाया भाइयों से बेहद नाराज़ है। इस नाराज़गी की वजह भी वे जानते थे।
बाबूजी की मृत्यु के बाद भाइयों ने पुराना रिहायशी मकान बेच दिया था। लगभग 13वीं के साथ साथ ही यह काम हो गया था, क्योंकि असीम बार बार नहीं आ सकता था। मकान पुराना था, जर्जर था, पर जगह मौके की थी, इसलिए कीमत अच्छी मिल गई थी। करीब 9-10 लाख मिल गए थे। दोनों बहनों को 50-50 हज़ार पकड़ाकर भाइयों ने पल्ला झाड़ लिया था। उसके बाद असीम ने अपने पास से कुछ मिलाकर एक बंगला ले लिया था। असीम ने एक फ्लैट भी लेकर किराए पर उठा दिया था। बोला, कभी वापस आने का मन हुआ तो टिकने की एक जगह तो चाहिए। माया दीदी के लिए तो वह रकम भी नियामत थी। एक मुश्त इतने रुपए उन्होंने कभी देखे नहीं थे। और घर में लड़की थी जो जवान हो रही थी, पर छाया इस अन्याय से तिलमिला गई थी। उसने वे पैसे फिक्स में डाल दिए थे और उनकी तरफ कभी झांका भी नहीं। कहती थी, दीदी के यहाँ जब शादी होगी सब रुपए उठा दूंगी। भाई लोग क्या भात लाएंगे मैं जानती हूँ, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो दीदी की ससुराल में नाक कट जाएगी। प्रमोद को आश्चर्य होता। छाया की कितनी ही इच्छाएं प्रमोद की गृहस्थी में दफन हो गई थीं, कितने अरमान अधूरे रह गए थे, पर उसने उन पैसों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। इसके मूल में भाइयों के प्रति रोष था या दीदी की चिंता, पता नहीं। रात को उन्होंने धीरे से बात उठाई। छाया, एक बात कहूँ? कहिए। तुम अपने भाइयों से नाराज़ हो, कोई बात नहीं, पर जानती हो तुम्हारी नाराज़गी का दंड बेचारी माँ को भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो यह कि मैं भाइयों से नाराज़ नहीं हूँ, मेरा असली गुस्सा तो माँ पर ही है। दूसरी बात यह कि माँ बेचारी कतई नहीं है। आपने उनकी लाचार मुद्रा ही देखी है, पर ये उनका असली रूप नहीं है। उनके जल्लादी व्यक्तित्व और निरंकुश शासन की भुक्तभोगी हम बहनें हैं। इन्हीं बेटों की जिंदगी बनाने के लिए माँ ने हमारा बचपन मिट्टी कर दिया। अब वे ही लोग उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा हुआ, जैसा बोया था वैसा ही काट रही हैं। मुझे रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। प्रमोद हैरत से देखते रह गए। माँ के लिए कोई इतनी तल्ख बात कर सकता है? माँ तो ममता की मूर्ति होती है, उसके लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। वे लोग भी तो 5 भाई बहन थे, बहुत अमीर भी नहीं थे, पर घर में एक शांति थी, सुकून था, और इसका श्रेय जाता था उनकी स्नेहमयी सहनशील हंसमुख माँ को। आज भी याद आते ही मन कैसा तो होने लगता है, आंखों की कोर गीली हो आती है। छाया ने झूठ नहीं कहा था, सचमुच उसका गुस्सा भाइयों पर नहीं था। कम से कम इस समय उसके मन में रुपयों वाली बात नहीं थी। उसे तो अपना अभिशप्त बचपन याद आ रहा था। वे लोग कुल 4 भाई बहन थे। दोनों बहनें बड़ी थीं, भाई छोटे। सब में मुश्किल से 2-2 साल का फ़र्क रहा होगा, पर माँ ने दोनों बहनों को जैसे पुरखिन बना दिया था। भाइयों की सारी जिम्मेदारी उन पर लाद दी थी। बहनें बेचारी बस्ता लटकाए पांव पैदल सरकारी स्कूल में जाती थीं। दोनों भाई महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, शानदार बस में जाते थे। उस बस में लाने ले जाने का काम भी बरसों बहनों के ही जिम्मे रहा। इसके अलावा और भी काम थे। भाइयों की यूनिफॉर्म धोना, प्रेस करना, जूते चमकाना, बैग जमाना, होमवर्क करवाना, सब लड़कियों के जिम्मे था। इन कामों की वजह से उनकी पढ़ाई हर्ज होती थी, उस पर किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि पढ़ लिख कर उन्हें कौन सी कलेक्टरी करनी थी, चूल्हा ही तो फूंकना था। जबकि लड़कों को तो अफसर बनना था, और बच्चे तो अभी से अफसरी दिखाने लगे थे। जब वे स्कूल के लिए तैयार होते थे तो अजीब आलम होता था। कोई जूते के फीते बांध रहा होता तो कोई टाई की नॉट ठीक करता, कोई दूध का गिलास थामे खड़ा रहता। लड़कों के लिए मलाईदार दूध का प्रावधान था, जबकि लड़कियों के हिस्से में आती थी सिर्फ चाय। छोटी थी तब छाया एक बार मचल गई थी। माँ ने तब क्या हंगामा किया था। उफ, बहन है कि डायन, भाई के दूध पर नज़र लगाती है। तब से छाया को दूध से ऐसी वितृष्णा हो गई है
कि एक घूंट दूध भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरता। हाई स्कूल पास करते ही दीदी की शादी कर दी गई। छाया ने सोच लिया था कि वह दीदी की तरह गूंगी गाय नहीं बनेगी, विद्रोह कर जाएगी। उसकी शादी की किसी ने जल्दी नहीं मचाई। उसे तो स्कूल से निकलते ही बाबूजी ने अपने दफ्तर में डेली वेजेस पर लगवा लिया। कॉलेज की रंगीन दुनिया के सपने धरे रह गए। लोग तो दफ्तर में भी मज़े कर लेते हैं, पर उसके लिए तो दफ्तर जेल बन गया था। बाबूजी की चौकस निगाहें हरदम उस पर पहरा देती रहती। उसे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। दफ्तर के हर लड़के को बाबूजी शक की निगाह से देखते थे। इस समय वे किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कम से कम एक बेटे की पढ़ाई होने तक छाया की नौकरी बहुत ज़रूरी थी। सबकी मेहनत रंग लाई। असीम पीईटी में निकल गया। 2 साल बाद अमित भी इंजीनियरिंग में आ गया, पर उसका एडमिशन जबलपुर में हुआ था। खर्च एकदम बेशुमार बढ़ गया। छाया ने 2 ट्यूशन कर ली। बाबूजी किसी की दुकान पर बैठने लगे। बड़े कसाले के दिन थे, पर किसी तरह बीत ही गए। जब दोनों बेटे नौकरी पर लग गए तो नाते रिश्तेदारों ने कोंचना शुरू किया कि अब तो लड़की के हाथ पीले करो, क्या ज़िंदगी भर घर में बिठाकर रखोगे। इसलिए फिर 28 साल की उम्र में छाया की जैसे तैसे शादी हो गई। जैसे तैसे इसलिए कि घर वर बहुत अच्छा नहीं मिला, पर सेंत मेंत में इससे अच्छा क्या मिलता। बाबूजी की सारी शक्ति और पूंजी तो बेटों की पढ़ाई पर खर्च हो गई थी। कहते थे एक लड़का अच्छा निकल जाए तो घर भर का उद्धार हो जाता है। कितना अच्छा उद्धार हो रहा है। 10-15 दिन बाद की बात है। एक शाम फ़ोन की घंटी बजी। जैसा कि अक्सर होता था, तन्मय ने ही लपक कर फ़ोन उठाया और हुलस कर चिल्लाया, मम्मी, मामा का फ़ोन है बोस्टन से। और कोई दिन होता तो छाया ललक के साथ उठती। यह फ़ोन उसने तन्मय के मामा लोगों के लिए ही लगवाया था। किसी और के घर जाकर फ़ोन लेना बेहद अखरता था। अपनी विपन्नता का बोध उस समय और भी तीव्रता के साथ होता था। इसीलिए ज़रा सी सुविधा होते ही उसने फ़ोन लगवा लिया था। तन्मय ने जब दूसरी बार आवाज़ दी तो वह बड़े बेमन से उठी और बड़ी बेजारी के साथ उसने कहा, हेलो। पर परली तरफ असीम तो उल्लास की प्रतिमूर्ति बना हुआ था। उसके हर शब्द से कृतज्ञता जैसे छलकी पड़ रही थी। ओ दीदी, यू आर सिंपली ग्रेट। मुझे मालूम था मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब वह बहुत देर तक इसी तरह बोलता रहा तो उसने सपाट स्वर में कहा, असीम, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई नो यू वॉन्टेड इट टू बी ए सरप्राइज, तभी तुमने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। सचमुच इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज ही अमित का ईमेल आया है। लिखा है कि जीजा जी 8-10 दिन में आकर माँ को ले जाएंगे। छाया ने आग्नेय नेत्रों से पति की ओर देखा और बोली, लो, धन्यवाद ज्ञापन जो भी करना है अपने जीजा जी से करो, क्योंकि मैं तो इस विषय में कुछ जानती नहीं। मजबूरन प्रमोद को उठकर फ़ोन लेना पड़ा। हेलो असीम, कैसे हो भाई? अरे कमाल करते हो, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा फ़र्ज था। हमें अपने सुख दुख आपस में ही तो बांटने होंगे, कोई दूसरा थोड़े ही आएगा। नो नो जेंटलमैन, मेरे सामने पैसे की बात मत करो। मालूम है तुम बहुत बड़े आदमी हो, पर यह जान लो कि माँ मेरे घर पेइंग गेस्ट बनकर नहीं रहेंगी। दाल रोटी जो हम खाते हैं उन्हें खिलाएंगे, जो बन पड़ेगी सेवा करेंगे। यह समझ लो कि जब तक जिंदा हैं मेरे पास तुम्हारी अमानत है। बाद की तुम जानो, जैसा चाहो धूमधाम से उनका कारज करना। नहीं नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। अच्छा, गुड नाइट। छाया उनके रिसीवर रखने की बाट ही जो रही थी, एकदम फट पड़ी। वह हमारा आपस का मामला था, आपको बीच में दखल देने की क्या ज़रूरत थी?
क्या शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारा मेरा मामला अलग अलग होगा? छाया कटकर रह गई। फिर भी तुनक कर बोली, मुझसे पूछ तो सकते थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर था? इन 15 दिनों में तुमने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की। बात बात पर काट खाने को दौड़ रही थी। तन्मय से पूछो उस पर क्या गुजरी है। बात शायद ठीक ही थी। उसका मूड सचमुच इन दिनों बेहद उखड़ा हुआ था। वे लोग तो यही समझेंगे कि आपने पैसे के लालच में यह बड़प्पन लिया है। मैंने असीम से क्या कहा तुमने सुना नहीं? इतना दरिया दिल बनने की भी ज़रूरत नहीं थी। दोनों बातें तुम ही कहोगी। मेरा मतलब यह था कि वे लोग समर्थ हैं, अपनी माँ का खर्च उठा सकते हैं, पर माँ को नहीं रख सकते। देखो, माँ अगर इस घर में आएंगी तो मेरी अपनी शर्तों पर ही आएंगी। वे लोग धन्ना सेठ होंगे, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। इसमें भिखारी होने का क्या सवाल है? वे लोग अपनी माँ, देखो, ये अपना पराया भाव मेरे मन में नहीं है। होता तो मैं यह प्रस्ताव ही नहीं रखता। तुम्हारे भाई उन्हें चाहे जहाँ पटक आते, मुझे परवाह नहीं होती। पर यही तो मुझ में कमजोरी है। मुझसे यह सहन नहीं हुआ कि 3-3 बेटों के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में रहें। 3-3 बेटे? दामाद भी तो बेटे की तरह होता है। मुझे अगर यह दर्जा न देना चाहो तो ना सही, पर तुम भी बेटे से कम नहीं हो। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुमने गृहस्थी की गाड़ी खींची है। यही समझ लो तुम्हारा यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है। आप अभी मेरी माँ को ठीक से जानते नहीं हैं, इसलिए छाया, माँ सिर्फ माँ होती है। वह अच्छी या बुरी नहीं होती, बस माँ होती है। मैं नहीं जानता माँ को लेकर तुम्हारे मन में क्या आक्रोश है, पर अब वे 75 पार कर चुकी हैं। उन्हें सारे आरोपों से बरी कर दो। कोई भी अपराध इतना बड़ा नहीं होता कि उम्र के इस पड़ाव पर व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए। माँ ने तुम्हें कुछ भी ना दिया हो, पर जन्म तो दिया है। उसका कर्ज तो उतारना पड़ेगा। समझ लो यही मौका है। और वे दोनों क्या आसमान से टपके हैं? उन्हें कोई कर्ज नहीं व्यापता। वे तो एकदम आज़ाद हो जाएंगे। ऐसी आज़ादी भी किस काम की कि खुद अपने से ही शर्मसार होना पड़े। बाहर चाहे कुछ भी कहते रहें, पर देखना उनकी आत्मा उन्हें सदा कचोटती रहेगी। अगर तुम भी उनकी जमात में शामिल हो गई तो यही होगा। कभी अपने आप से नज़रें नहीं मिला सकोगी, खुद को माफ़ नहीं कर पाओगी। प्रमोद शायद ठीक ही कह रहे थे। पिछले 15 दिन इसी ऊहापोह में तो बीते हैं। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, पर प्रमोद को निर्णय लेने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा। न उनके मन में कोई दुविधा थी, न दुराग्रह। दर्पण की तरह स्वच्छ पारदर्शी मन है उनका। फिर भी एक शंका तो थी ही। उसने कहा, माँ को बड़ी शान से ले तो आएंगे, पर क्या उन्हें उतनी सुख सुविधा दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता माँ इस समय सुख सुविधा की भूखी होंगी। जैसा कि इस समय उस घर का माहौल है, मुझे लगता है उन्हें सिर्फ प्यार की चाहत होगी। वे बस थोड़े से आदर मान के लिए तरस गई होंगी। और इन चीज़ों की अपने घर में तो कोई कमी नहीं है, और आपके रहते हो भी नहीं सकती। माँ ने अनजाने ही सही ज़रूर कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो आप जैसा बेटा पाया है। वे हंस दिए, शांत सरल स्निग्ध हंसी। उस हंसी ने उसके हृदय का सारा ताप सोख लिया। पिछले 15 दिनों से मन में एक भट्टी सी सुलग रही थी, अब सब शांत हो गया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।